Anytime. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और कल से मैं एक बात बस शो शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, कल से उत्तराखंड की तरफ पहला रुख होगा, वो कुमाऊं की तरफ, कुमाऊं रीजन में। और सबसे पहला कल जो शो मैंने सोचा है करने का वो है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी और उसके बाद नेक्स्ट डे रुद्रपुर में मैं 2 शो लाइंड अप हैं। तो कल हल्द्वानी में आपसे मुलाकात होगी, जो आप चाह रहे थे, गली कूचे और जगहों पे पहुंचूं। तो कल मैं आपको वहां से उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज की बात मैं शुरू करता हूं और आज का मुद्दा जो है उस छोटा सा एक सवाल है जो दोनों बड़ी पार्टियों से मुख्तलिफ सा सवाल कि ये कि बहुत छोटा सा ये कि एक ने दूसरे से पूछा है कि 80% से नफरत क्यों है आपकी। एक ने दूसरे से पूछा है कि 80% से नफरत क्यों है आपकी। अब ये जो 80% है ये इस देश का बाशिंदे, इस देश के रहने वाले हिंदू हैं। और किसने पूछा ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे ने जिससे पूछा उसी ने पलट के सवाल पूछा है कि आपकी चिंता में सिर्फ 80% ही क्यों शामिल है, बाकी क्यों नहीं। यानी मतलब ये कि आप मुसलमानों को इस देश का बाशिंदा, इस देश का रहने वाला क्यों नहीं मानते हैं। ये आपकी जो सोच है उसमें यह शामिल है। यही बड़ा सवाल है जिसको कि लेकर मैं हाजिर हूं और मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर एक ने दूसरे से कहां तक पहुंचकर वार किया है। सलमान खान को कहो पाकिस्तान जाओ, आमिर अली खान को कहो पाकिस्तान जाओ, सैफ अली खान को कहो पाकिस्तान जाओ, शाहरुख खान को कहो पाकिस्तान जाओ। यही है उनकी राजनीति का बुनियाद कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, कि हर मुसलमान गद्दार है, कि हर मुसलमान भारतीय हो ही नहीं सकता है। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। वह आप कहेंगे कि आप तो बीच में पढ़ने वाले हैं ना। बिल्कुल हुजूर, मैं इतना जरूर पढ़ने वाला हूं कि मेहमानों से आपका तारुफ जरूर करा दूंगा। और वो हैं अपराजिता सारंगी, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता जी। शुएब जमाई साहब, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़ेंगे। फैजान खान साहब बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपराजिता जी, पहला सवाल आप ही से है और छोटा सा है, सीधा सा सवाल है कि आपकी 80% तो उन्होंने कहा कि आप नफरत करते हैं, आखिर क्यों नफरत करते हैं। यह तो सवाल कांग्रेस की तरफ पूछा जाएगा, लेकिन आपकी सोच में सिर्फ 80% आते हैं, बाकी नहीं। और मुसलमानों को आप देश का, उन्होंने कहा कि आप भारतीय नहीं मानते, आखिर क्यों। सवाल आप पे, डिबेट शुरू करते हैं। अपराजिता सारंगी। अपराजिता जी, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर दोहराएं, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, मैं दोहरा देता हूं सवाल। बहुत छोटा सा सवाल है कि उन्होंने कहा है कि आपकी चिंता में सिर्फ 80% ही शामिल हैं, यानी कि इस देश के जो बाशिंदे 80% हैं वही आपकी चिंता में शरीक हैं, और आप मुसलमानों को इस देश का नागरिक क्यों नहीं मानते। यह बात मणिशंकर अय्यर ने कही। आपका जवाब। आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के नेताओं ने अपनी संकुचित मनोवृत्ति और संकुचित विचारधारा का परिचय दिया। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देने की कोशिश की। पहले सलमान खुर्शीद ने शुरुआत की। 113 पेज पर अपनी 300 पृष्ठ की किताब में उन्होंने जो लिखा है उससे हम सब वाकिफ हैं, अवगत हैं। उसके बाद रशीद आलवी ने राम भक्तों को कालनेमी निशाचर कहा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने
सलमान खुर्शीद ने जो वक्तव्य दिया अपनी किताब में, उसका समर्थन किया, भरपूर समर्थन किया, और हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को फिर से सबके समक्ष रखने की कोशिश की। और इसके बाद अब है मणिशंकर अय्यर की बारी। मैं आप सबको कहना चाहती हूं, देश के नागरिक होने के नाते, कि हम सब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आस्था रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं भारत एक श्रेष्ठ भारत हो, भारत एक अखंड भारत हो, हम सब यही चाहते हैं। और मैं आपको कह दूं, जो कांग्रेस के का यह जो बयान है या कांग्रेस का जो समर्थन दिख रहा है, सारे नेता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है। क्यों हो जो सकता है? मुसलमान साजिश हैं क्यों? हमारे देश मैं ये जानना चाहता हूं, ये साजिश क्यों होगी? राजनीति है, उन्हें राजनीति। खुश करने की राजनीति है, खुश करने और की। ये बार बार होता आ रहा है। और किसको और खुश मुझे करने की लगता है राजनीति ये है? मैं ये भी जानना चाहता हूं अपराजिता जी, अपराजिता जी, किसको खुश करने की राजनीति होगी? मैंने कहा भी, मैंने नाम भी लिया, माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी को खुश Thank you. करने की जी। राजनीति है ये। प्रेम कुमार जी, राजनैतिक प्रेम कुमार जी जो नारा देता हो, प्रेम कुमार जी जो नारा देता हो, सबका साथ सबका विश्वास, जो कह रहा हो खुलेआम, तो उसके ऊपर ये इल्जाम क्यों? आखिर यही सवाल अपराजिता जी ने आपसे पूछा। नाउ योर टेक। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है प्रतीक जी। और आज नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी, और आज नाथूराम गोडसे को देश बचाने वाला बता करके ये ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है। और वो सारे लोग वही लोग हैं जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएट करते हैं। आप ट्विटर पर देख लीजिए। अगर नहीं भी करते हैं तो ये हो कैसे रहा? ये हो कैसे रहा? ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि महात्मा गांधी के हत्यारे को ये बताया जा रहा है कि ये देश को बचाने वाले हैं? ये एक बात है। हिंदुत्व की बात अपराजिता जी ने की। हिंदुत्व को परिभाषित करने का अधिकार सिर्फ मोहन भागवत जी को है। आज राहुल गांधी भी परिभाषित कर रहे हैं। मैं प्रेम वीर कुमार जी, मैं सावरकर ने डिबेट भी के परिभाषित शुरुआत किया। में ही डिबेट के शुरुआत में ही प्रेम कुमार जी, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। नाथूराम गोडसे आदर्श नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदर्श है, राष्ट्रपिता है। और दूसरी बात, बाबर कोई आदर्श पुरुष नहीं है। हमारा आदर्श पुरुष बाबर नहीं है। अगर आप पीछे खंगालेंगे तो एक ही नाम है और जिससे हम सारे लोग जुड़ते हैं, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम। बस अब आप बोलिए जी। आपने अपने बताया कि न नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श हो सकते हैं, न बाबर हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते लोग, ये आदर्श नहीं हो सकते। बिल्कुल मैं सहमत हूं। पर मैं ये कह रहा हूं, ये इस किस्म की बातें इस 21वीं सदी में ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जोर शोर से क्यों हो रही है? आप एक शब्द निंदा के भी नहीं कहते। नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले लोग आपके भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हुए लोग हैं। वो हैशटैग चलाते हैं, वो इंटरनेट पे, ये ट्विटर शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, नहीं बोलते। राइट सर। शिवम त्यागी कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रतीक जी मुझे आज अपने आप में वाकई बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हिंदुस्तान में बैठकर जिन लोगों ने मेरे पूर्वजों को मारा, काटा, पीटा, जो मेरी माताएं बहनें रही हो, बलात्कार से लेकर क्या कुछ नहीं किया, और आज उनको डिफेंड करने के लिए भी इस देश के मुख्य नेता बढ़ चढ़कर लोगों के सामने बोल रहे हैं। और कमाल की बात यह है, उनको डिफेंड करने के लिए पैनलिस्ट भी मिल जा रहे हैं, और उनका डिफेंस यह है कि इस देश में ट्विटर पर कुछ फेसलेस लोग कुछ और लोगों को ट्रेंड करा रहे हैं। ये लॉजिक देते हुए शर्म नहीं आई आपको? मुझे आप एक चीज बताइए, किस लिहाज से मुगल इस देश के लोग अपने हो सकते हैं? सर प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में। आप मुझे एक चीज बताइए प्रतीक जी, एक चीज बताइए। आज मेरे घर में कोई आ जाए, आज वन बाय वन, मेरे मैं- घर में माता, पिता, भाई, बहन। प्रेम कुमार जी आप जवाब दे दीजिएगा। वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। हाँ जी, वन बाय वन। हाँ जी प्रतीक जी, इनको प्लीज रुकवाइए ना, प्लीज हाँ। 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए। आज मेरे घर में कोई आ जाए, मेरे माता, बहन, पिता सबको काट दे, मार दे, उसके बाद उस घर में रहने लगे और फिर वहीं पर वो मर जाए, तो क्या वो मेरा सगा भाई हो गया, या मेरा देशवासी हो गया, या मेरा पड़ोसी हो गया, या मेरा रिश्तेदार हो गया? नहीं, वो लुटेरा था, लुटेरा है, देखिए, लुटेरा रहेगा। औरंगजेब उनको ने जितना अपने ग्लैमराइज भाइयों आपको का करना है कत्ल करिए किया। कांग्रेस वालों। और ये कांग्रेस का भी, ये मुगलिया कांग्रेस ज्यादा लगती है, मैं फिर से कहना चाहता हूं। क्या बात करते हैं आप? वो कैसे हमारे हो गए भाई?
लूटा उन्होंने इस देश को, काटा उन्होंने इस देश को, मारा उन्होंने इस देश को। अरे कम से कम और भी कुछ नहीं। हिंदुस्तान में आपको प्रतीकों की और महान लोगों की कमी पड़ गई क्या? महाराणा प्रताप और शिवाजी की कमी पड़ गई क्या? ऐसे लोगों को मान नहीं सकते क्या? या मुस्लिम अपीजमेंट में, माइनॉरिटी अपीजमेंट में इस देश को कितना बर्बाद करोगे? अरे मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को। शुएब जमाई साहब, मैं जानना चाहता हूं, जब इस देश का मुसलमान जोड़ेगा अपने को, तो कहां से जोड़ेगा? कलाम साहब से जोड़ेगा ना, या बाबर से जोड़ेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं प्रेम कुमार जी आ रहा हूं। अब जब यही तय होना है, डिबेट में यही तय होना है, तो यही बात करते हैं। फिर कलाम साहब से जोड़ेंगे या हम बाबर से जोड़ेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। शुएब जमाई। देखिए प्रतीक जी, मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कहा है, उसकी जो हिस्टोरिकल व्याख्या है, उस पे हम जाने से पहले इस बात को समझना चाहिए इस देश को, कि जो लोग चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर की लड़ाई करवा दें, जबकि उनके बीच में ऐतिहासिक कभी कोई ऐसा जंग नहीं हुआ, और जो लोग कभी यहाँ से रावण को ढूंढने के लिए लक्ष्मण की जगह भरत को भिजवा दें, जबकि रामायण और रामचरितमानस में हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा, तो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज ऐसे लोग पैदा होते हैं जो ये लोग कहते हैं कि आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली। उस यूनिवर्सिटी से ऐसे टॉपर आते हैं, पैदा होकर के टॉपर होते हैं, जो ये कहते हैं कि 99 साल के लीज पर आज़ादी मिली। तो फिर इनसे हमें इतिहास ना सीखना चाहिए, बल्कि हमको इनको इतिहास बताना चाहिए जो हमने बचपन से पढ़ा है। और इतिहास ये कहता है, बताइए इतिहास, जुमले छोड़िए, इतिहास मुगल्स तो कभी भी, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रतीक जी का जवाब दे रहा हूँ कि भी मुगल्स के लिए कभी भी हिंदुस्तान में अपने धर्म को प्रचार करना या इस्लाम का मजहब को फैलाना कोई मकसद था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ से मुगलों के 800 साल हुकूमत के बाद भी यहाँ से 72% मुसलमान, 72% हिंदू और 24% मुसलमान ना होते। 1872 में जो जनगणना हुई उसमें यहाँ से मुगलों के इतने साल के बाद भी 1500, सुन लीजिए, 1526 से लेकर 1857 तक रहा है मुगलों का राज, 850 साल नहीं रहा। कुछ भी कहते रहते हो, ज्ञान है नहीं और कहते हो दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। 1526 से 1857 गिनो कितना होता है? 800 साल होता है क्या? 800 साल होता है क्या? 800 साल होता है ये। अरे सुन लीजिए, अरे अपने महान लोगों को, मुगलों को इतनी तारीफ करनी है तो पहले फैक्ट्स तो सही रखिए ना। अरे मुगल से पहले भी मुसलमानों की हुकूमत रही है, मुगल से पहले भी मुसलमानों की, तो वो मुगल थे, आप नहीं जानते। आज मुसलमानों की बात हो रही है, मुगलों की बात हो रही है। एक और मैं शुएब जमाई, मैं एक सवाल में रोक रहा हूं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस्लामी हुकूमत थी, अगर इस्लामी हुकूमत थी तो ये जोड़ के देखना, ये कहां से ये बीज आ रहा है, मैं उस बीज तक जाना चाहता हूं। तो ये कहना कि वो मुसलमानों की हुकूमत थी, ऐसे कहा जाए कि वो आक्रांता थे। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में महात्मा गांधी आदर्श पुरुष होता है, बाबर नहीं होता है, या इसको इस तरह से कहा जाए? तो मुझे बताइए। लेकिन इतिहास को अगर आप तोड़ मरोड़ करेंगे तो हमें, आप इतिहास रखिए, मैं इतिहास जानना चाहता हूं, मैं पर्सपेक्टिव देख रहा था, मैं पर्सपेक्टिव, शुएब जमाई मैं पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूं, बस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था, बाकी नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप कहिए, मैं सुनूंगा जी। मैं वन बाय वन डिबेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ कह दूं, उसके बाद जवाब ले लेंगे। यहां से सीवन त्यागी जी से, मेरे छोटे भाई हैं साहब, ये मुझे बताइए कि क्या अकबर की वाइफ है, अगर इस्लाम उसको फैलाना होता अकबर को, तो क्या जिंदगी भर वो हिंदू रहती? आपको पता नहीं अकबर के घर में मंदिर था और उनकी वाइफ जो है जोधाबाई, वो जिंदगी भर जो है पूजा अर्चना करती रही है। ये भी सच है कि पता होना चाहिए कि अकबर के कोर्ट में जो मेन एडवाइजरी थे उसमें से 9 रत्नों में से तो 5 जो है हिंदू थे, बिरबल हिंदू थे, तानसेन हिंदू जवाब थे, देना चाहता हूं, प्लीज थोड़ा मौका दीजिए। उनके कोर्ट में यहाँ से संस्कृत का प्रचार प्रसार इतना हुआ अकबर के जमाने में और शाहजहां के जमाने में। आप शुएब जमाई जी सुनिए, संस्कृत को फैलाया पूरे देश में लूटपाट मारकाट करने के बाद, देश को सोने की चिड़िया से कंगाल बनाने के बाद, हमारे पूरे देश पर कब्जा करीब करने के बाद आपने एक मंदिर दे दिया, उसके लिए आपको बहुत मैं इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल
मैं ये भी जानना चाहता हूं इसके तर्क में, आप इसके तर्क में शोएब जमाई इसका तर्क ये भी देते हैं कि उन्हीं नवरत्नों में कुछ ऐसे मैं देना उन्हीं नवरत्नों में कुछ ऐसे थे जो अकबर के चलाए दीन इलाही में तो शरीक हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया। और दूसरा तर्क ये भी लोग देते हैं कि सवाल ये है कि हम आदर्श किसे मानेंगे, क्योंकि अगर आदर्श एक बार तय हो जाएगा इस मुल्क का तो फिर यह गफलत नहीं होगी। शोएब जमाई, ना प्लीज टेल मी, हम कहां से अपना आदर्श कहां से ढूंढें, ये बताएं। नहीं देखिए प्रतीक जी, अगर आप आजादी के स्वाधीनता संग्राम में अगर आजादी के यहां से जो स्वाधीनता संग्राम है उसमें आदर्श ढूंढेंगे तो गांधी, महात्मा नेहरू, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और हमारे 1957 के सिपाही मिटनी में जो बलिदान हुए, जो यहाँ से हमारे उलमा इकराम, वो हमारे आदर्श हैं। और इनके भी आदर्श यहाँ से फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोडसे, सावरकर ये होंगे। लेकिन अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ जाएंगे, इतिहास में पीछे जाकर के देखेंगे तो फिर यहाँ फिर अकबर की बात आएगी, दारा सिकोह की बात आएगी, फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात आएगी, फिर यहाँ से टिप्पू सुल्तान की बात आएगी। इस बात को समझना जरूरी है। पर बात कीजिए प्रतीक जी, मुझे मौका दीजिएगा, मैं बात करना चाहता हूं, अपनी कुछ बात करना चाहता हूं इतिहास से ही विद डेट्स। जी बात कीजिए, बोलिए त्यागी जी, बोलिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं प्रतीक जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये इतना ही धर्म फैलाने वाले थे औरंगजेब से लेकर और तमाम लोग, और इतने ही बड़े ये महान लोग थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी चीज से, तो मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, 24 नवंबर 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनका गला क्यों रेत दिया गया था? ये जो शीशगंज गुरुद्वारा हम रोज जाते हैं, आप तो प्रतीक जी मेरा ख्याल वहीं से रोज पास करते होंगे अपने घर जाने के लिए, क्यों रेत दिया गया था उनका गला? वो क्या कर रहे थे? वो कोई बात कर रहे थे, किसी धर्म का प्रचार कर रहे थे? वो क्या कह रहे थे? वो सिर्फ कन्वर्जन के खिलाफ थे, फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ थे। वो कहते थे लड़ाई धर्म के बुनियाद पर नहीं थी। अर्जन देव जी जो थे 16 जून 1606 को अर्जन देव जी को मार दिया गया, गुरु को क्यों किया गया उनको? अरे वो एंटी कन्वर्जन के खिलाफ औरंगजेब से मिलने आए थे। कुछ पढ़ के रखा कीजिए शोएब जमाई, पता होता नहीं है कुछ भी। उनको इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो कहते थे कि धर्म के खिलाफ नहीं होगा, कोई भी जबरदस्ती का कन्वर्जन नहीं होगा, उनकी कोई राजसी लड़ाई नहीं थी, उनके 2 शहजादों को चुनवा और दूसरी बात, गलत बात, नहीं, मैं आ रहा हूं। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो शोएब जमाई, शोएब जमाई एक छोटा सा तर्क है। शोएब जमाई मैं आ रहा हूं। बहुत छोटा सा तर्क है जिसको कि मैं एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं। राज सत्ता तलवार की नोक से तय होती है। हाँ, शासन प्रशासन में डेमोक्रेटिक पैटर्न लाने की कोशिश भर की जाती है, लेकिन राज सत्ता तलवार से चलती है और डेमोक्रेसी चलती है, जमहूरियत चलती है आम लोगों की आम राय से, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसको समझने की कोशिश करिए, वरना दारा शिको, सुनिए, सही कह रहे हैं। नहीं शोएब जमाई, दारा शिको सत्ता पे नहीं बैठता है, वो सत्ता से बाहर होता है, वो सत्ता पे नहीं आ पाता क्योंकि वो सामंजस्य लाने की कोशिश करता है। दारा सिक्को मुगलों की खून था, दारा सिक्को मुगलों की औलाद। हाँ, मैं मानता हूं, संस्कृत को मैं मानता हूं, लेकिन वो सत्ता पे नहीं बैठता है, संस्कृत के प्रचार प्रसार में अपने सारे यहां से हुकूमत को लगा दिया उसने। बहरहाल दारा सिक्को को मुसलमान ने माना, हम मानते हैं दारा सिक्को की कुर्बानियों को, हम मानते हैं दारा सिक्को की इस देश में खास तौर पर कभी किसी ने इतिहास में जगह नहीं दी जिस तरह से उनको जगह दी जानी चाहिए कुछ थी। नहीं पता ये देश और ये खास तौर पर जिस तबके की ये बात हो रही है, वो बार-बार रहकर औरंगजेब की बात करता है। दारा शिकोह वो व्यक्ति थे, लेकिन फैजान खान सारे डॉक्यूमेंटेशन मानते हैं और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन मिला क्या उनको? नहीं देखिए, आप नहीं मानते, हिस्टोरियन देखिए, शिवम त्यागी, शोएब जमाई से जो बात कही गई वही बात आपके पर भी लागू होती है। राज सत्ता जो है तलवार से चलती है, तो पिंडारीज जो लूटपाट का काम करते थे वो किसकी सेना के आगे चलते थे? वी नो ऑल, वो फैक्ट है कि कहां पे वो पिंडारीज कैसे चलते थे। तो ये कह देना कि मुगल अच्छे थे, मुगल खराब थे और पिंडारीज बहुत अच्छे थे, तो ये बात बैठती नहीं है सही।
जायज नहीं बैठती। इतिहास को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, अन्याय से नहीं देख पाएंगे। प्रतीक जी, बिल्कुल दृष्टि है, मैं फिर यही कहना चाहता हूं, बिल्कुल दृष्टि है। राजसत्ता तलवार की नोक से चलती थी, हर तरफ से ये चीजें हुई हैं, और राजसत्ता के लिए समय समय पर राज्यों ने, राजाओं ने अपने तरीके से अपने राज्य को बढ़ाने और मेंटेन रखने के लिए हर वो काम किए जो उन्होंने उस समय में शायद नहीं करने चाहिए थे। लेकिन मुगलों ने जिस तरीके से धार्मिक आधार पर लोगों का कत्लेआम किया, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से लोधियों ने किया, तमाम वो चीजें, वैसा बाकी करीब करीब किसी राज्य में नहीं हुआ है। और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, ये देश माने या ना माने, ये रियलिटी है। और मेरे देश में जहां हम लोगों को काटा गया, वहीं बैठकर शोएब जमाई उनके पार्ट भर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मुगल हमारे थे। ये बात सच है कि सिखों के, ये बात सच है कि सिखों के इतिहास में, प्रतीक का मैं जवाब देना चाहूंगा, ये बात सच है कि सिखों का इतिहास धार्मिक बुनियाद पर किसी का कत्ल करते और उनका मकसद धर्म परिवर्तन कराना रहता, तो इतने सालों की सत्ता के बाद भी हिंदू सिखों का शोएब जमाई, सिखों का इतिहास, हमेशा से बहुसंख्यक शोएब जमाई, सिखों के इतिहास से कैसे डिनाई करेंगे आप? शोएब जमाई, सिखों के इतिहास से आप डिनाई कैसे करेंगे? बहरहाल मैं आगे बढ़ाता हूं। फैजान खान, आखिर ये बहस 2021 में क्यों? सवाल ये भी है कि 2021 में ही जरूरत क्यों पड़ी? और मणिशंकर अय्यर से लेके पीछे तक जितने 4-5 दिन से ये नाम लगातार आ रहे हैं, आखिर क्यों, किस लिए? जानता तो मैं भी हूं, लेकिन सवाल पूछ रहा हूं। प्रतीक जी आपने सही सवाल मुझसे पूछा है, और अब जाके सही माने समझ में आता है। जिस तरह से शिवम त्यागी जी, जमई साहब और मणिशंकर अय्यर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, जिन्ना साहब, पाकिस्तान साहब, अफगानिस्तान साहब, क्या जनता को ये सब मिलके इतने बेवकूफ समझ रखे हैं? कहीं भी इस लड़ाई में प्रतीक जी मुझे अपने भारत देश का संविधान का जिक्र करते हुए इन लोगों के मुंह से दिखा दीजिए कहीं भी। ठीक है, तो ठीक है, भाजपा, सपा, कांग्रेस के जबान से हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसका नारा लगा लेते हैं। बताइए, ये तो आप ही का है शायद। अरे भाई, नफरत सुनिए, नफरत के बीज बोने वाले शिवम साहब, ये तो शायद बहन जी की पार्टी का ही। अरे फैजान, ये तो आप ही की पार्टी का है भाई। अरे ये अच्छा, ये नफरत है तो फिर आपने फैलाई क्यों? है तो फैलाई क्यों? प्रतीक जी मैं बैठ जा रहा हूँ। मिले मुलायम। नहीं, क्यों बैठ जाएंगे? ये नफरत नहीं है। क्यों बैठ जाएंगे? आप बोलेंगे। भगवान श्री राम के खिलाफ नफरत नहीं है आपकी पार्टी? मैं आ रहा हूँ, अपराजिता जी मैं आ रहा हूँ। मैं पहले बोलेंगे भाई, पहले फैजान खान बोलेंगे। फैजान खान आए। हाँ, फैजान खान। शिवम जी के अलावा कोई नहीं बोल सकता। प्रतीक क्यों नहीं बोल सकता? फैजान खान बोल सकते हैं। सिवाय फैजान खान साहब बोल सकते हैं भाई, सिवाय नफरत के सत्य नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके चीखने चिल्लाने का और इनका चेहरा का विवाद बता रहा है कि इनके जैसा नफरतवादी कोई पैदा नहीं है। काशीराम हवा में उड़ गए। आप बताइए, नफरत ये सत्य है क्या? उड़ गए काशीराम? सत्य है, ये सत्य अपने नारा नहीं देंगे क्या? ये सत्य है क्या? अपने नारा नहीं देंगे क्या? सत्य है क्या? क्या चुनाव में ऑक्सीजन में मर गए लोग नरसंहार करके बैठे हैं? आप बात तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। ये मोहब्बत का पैगाम है। ये मोहब्बत का पैगाम है। शिवम त्यागी कपिल मिश्रा का बयान नहीं याद है आपको? शिवम त्यागी, कपिल मिश्रा का बयान नहीं याद है आपको? अब उनको तो कह रहे हैं आप, फैजान खान को तो कह रहे हैं। कपिल मिश्रा का बयान नहीं याद है आपको? चीज बताइए मुझे। हाँ जी, बताइए। हाँ, बताइए। इस लिहाज से गलत कहते हैं, मैं तो आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। गलत शिवम, गलत, 100% गलत। अगर आप उसको इंडोर्स करने के लिए प्रोग्राम में आए, मैं बिल्कुल गलत है। किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो जय श्री राम और हवा में उड़ गए। मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में बोला, शिवम त्यागी प्रोग्राम में सबसे पहले बोला। इस प्रोग्राम में शोएब जमाई भी हैं, फैजान खान भी हैं, अपराजिता जी भी हैं और प्रेम कुमार जी भी। मैंने सबसे पहले बोला, बाबर इस मुल्क का आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम ही होगा, और वो एक कुछ लोगों का है। नहीं, इस सोच को कैसे नहीं। और अगर डेमोक्रेसी में बिलीव है, अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो गांधी को अगर आपने पिता कहा है तो मानिए, उसूलन मानिए। जी बोलिए। फैजान खान, मानना चाहिए, लेकिन तो बाबर को मान रहे हैं ना सर। दिक्कत तो ये फैजान खान, नहीं, गलत चीज मत बोलिए। मैं त्यागी आपकी गलत बात को नहीं इंडोर्स आपके कहने से कोई शिवम मान लेगा? हाँ, आप आपके सोचा लेगा। बोलिए फैजान खान, बोलिए।
फैजान खान बोलिए। राजनीति देश प्रदेश और देश, प्रतीक जी, शिवम त्यागी या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से नहीं चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा और किसी के चीख पुकार से संविधान की बातें को दबाया नहीं जा सकता। आप लगातार प्रतीक जी देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है अपने बातों से। ये हिंदू मुसलमान करके नफरत की भाषा फैलाना चाहते हैं। हमें क्या मतलब है मुगल से? इस वक्त 2022 में चुनाव है, आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? जनता मर रही है, तरीमान मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, आप इसकी बात क्यों नहीं करते? आपको क्या मतलब है? हर जगह राजनीति हावी है, भगवान श्री राम के लिए भी राजनीति हावी है। और शिवम त्यागी जी, आप चीखते रह जाइएगा। आपकी हैसियत नहीं है दलित को दबा सके, आपकी हैसियत नहीं है अल्पसंख्यक को दबा सके। मैं आ रहा हूं, शिव जमाई आ रहा हूं। दबाने की बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी और अपराजिता जी, दलितों में दबाने। अपराजिता जी से एक सवाल पूछना मुझे। जो लोग संविधान के नाम पर मायावती जी है आपकी नजर में? मैं एक सवाल पूछना अपराजिता जी से। अपराजिता जी, सारे लोग इसमें कूद रहे हैं एक एक करके। तो उदित राज जी ने आपकी पार्टी में रहे, लेकिन आप कांग्रेस में हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म की खामी की वजह से लोग मुसलमान बने। पाकिस्तान, ये बयान में ज्यादा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान और मुसलमान शब्द हटा दिया जाए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, उदित राज जी कह रहे हैं। जी, मैंने सबकी बातें सुनी और मुझे लगता है कि बड़ी मजेदार चर्चा हो रही है और सब लोग कूद रहे हैं। जैसा कि आपने इस शब्द का प्रयोग किया, मैं समर्थन करती हूं। सारे लोग पाकिस्तान का नाम अलापते हैं, खासकर कांग्रेस। और मैं कह दूं 20 जुलाई 2009 की बात, वो तो आपके लिए कह रहे हैं। 20 जुलाई 2009 क्या हुआ था आप सब जान ले। उस समय अमेरिका के राजदूत थे टिमोथी रोमर और इनको राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया था। और वक्तव्य क्या था, अब अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। उन्होंने कहा था कि रोमर साहब, भारत को आतंकियों से ज्यादा हिंदुओं से खतरा है। राहुल गांधी जी का यह वक्तव्य है। और किसे इन्होंने यह वक्तव्य दिया, किसके सामने यह बात कही? तो एक विदेशी के सामने यह बात कही थी। तो मुझे लगता है ये उनकी मानसिकता है। और हिंदुओं से इतनी नफरत कांग्रेस को क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। यही सवाल है, इसी सवाल से डिबेट शुरू किया था मैंने, और प्रेम कुमार जी, यू हैव टू आंसर, आखिर ये द्वंद्व क्यों है? राइट सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे हिंदू मुसलमान सब एक है, थोड़ी आवाज और स्पष्ट आ रही है, सबका विश्वास। ये क्या बातें हो रही है? और अभी देखिए, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड की मोहलत दे। मैंने जी 30 सेकंड बोल लीजिए अपराजिता जी। अपराजिता जी बोल लीजिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। बोलने दे। हाँ अपराजिता जी बोलिए। जी बोलिए। इट्स ऑल फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। जब हम बोलते हैं तो समझदारी के साथ बोले, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य न दें। देखिए, किससे सलमान खुर्शीद जी ने हिंदू और हिंदुत्व की तुलना किससे की? बोको हरम से की और ISIS से की। मुझे लगता है ये उनकी अज्ञानता का परिचायक है। बोको हरम क्या है? नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में 50,000 हत्याओं को बोको हरम ने अंजाम दिया है और इनकी वजह से करीबन 30 लाख लोग बेघर हो गए और 3,10,000 लोग शरणार्थी हो गए। और मैं आपको बता दूं कि ये अबू बकर अल बगदादी, जिसकी वजह से ISIS खड़ा हुआ, उसकी हैवानियत से हम सब वाकिफ हैं। तो हिंदू क्या इतने बुरे हैं? यही सवाल है। वक्त एक छोटे, मैं आ रहा हूं, अपराजिता जी आता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। डिफॉल्ट है वो सारा फिर इसलिए सीमित हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना चीज काम दिल्ली के लिए करी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसके बाद आपको याद आ जाता है कि जी लॉकडाउन कर देते हैं, बच्चों का स्कूल बंद करवा देते हैं, एम्प्लॉयज को घर पे बिठा देते हैं। यूपी के बुलंदशहर की एक चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेगी। हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे।
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। कंगना के आजादी पर दिए बयान को स्वाति मालीवाल ने शहीदों का अपमान बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती की मां के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। पहले यहाँ कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पर बुरी नजर रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने मणिपुर में शहीद हुए जवानों की शहादत को भी नमन किया। साथ ही उन्होंने इशारों में चीन पर भी निशाना साधा। पता नहीं उसने मंसूबा बना रखा है कि दुनिया में चाहे जिसके जो भी हो उसके साथ हमको मनमानी करनी। आंध्र प्रदेश दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तारीफ की। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को अनुशासित और संवैधानिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन करने वाला व्यक्ति बताया। अपने कर्तृत्व से सभी राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 40 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। बताया गया कि इस मेले में 9 देशों की 40 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से इस व्यापार मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। 130 करोड़ लोग आज इस देश में एक अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी के निदेशक के कार्यकाल के मुद्दे पर केंद्र ने एक अध्यादेश पारित किया। नए अध्यादेश के मुताबिक सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक हो सकता है। अभी तक ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होता था। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने पुणे ग्रामीण में भी धारा 144 लागू कर दी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुणे ग्रामीण इलाके में 20 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सच्चर ने ऐलान किया कि वो पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो किस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगी ये नहीं बताया गया। इस बीच सोनू सूद ने साफ किया कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे। मैं सेवा करनी लोकांनी मेरी बड़ा अच्छा लगता है। लोकांनी दिलाने जो मैं छोड़नी। करीब 4 साल से पाकिस्तान की जेलों में बंद 20 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की सरकार ने रिहा कर दिया। ये सभी मछुआरे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचेंगे। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को महंगे गिफ्ट का लालच देता था। पकड़े गए आरोपियों में 3 नाइजीरिया के मूल नागरिक हैं, जबकि 2 भारतीय मूल के लोग हैं। बताया गया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पहले लोगों से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें फंसाकर ठगने का काम करते थे। अभी हमने उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यूपी की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को फिर घेरने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली में कहा था कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ है। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। पुणे पुलिस ने क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम गायकवाड़ नाम के इस शख्स पर गोसावी के साथ मिलकर लोगों को धोखाधड़ी का आरोप है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सभी बोर्ड पर स्टेशन के नए नाम की प्लेट लगाई गई। एक दिन पहले ही केंद्र ने स्टेशन का नाम बदलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दिल्ली में कई जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान मनीष सिसोदिया साइकिल चलाकर कार्यक्रम तक पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाने पर भी जोर दिया। इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर पुलिस के लिए मुखबरी करने का शक था। फांसी लटका कर उसको नाराबाजी लगाया कि यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि 16 साल की ये लड़की एक ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। लड़की का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में गैंगरेप की आशंका जताई। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने वालों ने आरोप लगाया कि शिल्पा और उनके पति ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी की। दिल्ली के लाल बाग इलाके के एक घर में सिलेंडर फटने से 17 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि सिलेंडर में धमाके के वक्त घर के अंदर कई लोग मौजूद थे। सभी घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और इलाके के विधायक अखिलेश पति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। जो मदद होगी सब करेंगे। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इन 15 मरीजों में 11 महिलाएं, 2 आशा कार्यकर्ता और एक बच्ची भी शामिल है। इन्हें मिलाकर कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की तादाद 121 तक पहुंच गई। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत फिर तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार बताया और इस मुद्दे पर मिलजुल कर काम करने की सलाह दी। दिल्ली के एनसीआर में सब कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, सारा कुछ जितने पोल्यूशन के सोर्स हैं जारी रहेंगे, पराली जलती रहेगी, तो दिल्ली का जो एफर्ट है वो सारा फिर इसलिए सीमित हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कोई आपने चीज काम दिल्ली के लिए करी नहीं है, सिर्फ भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। सारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आगाज करूं उससे पहले मैं एक शेर वसीम साहब का पढ़ना चाहता हूं और बहुत सही कहना चाहिए, बिल्कुल सही तुक पे बैठता है। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। और ये बात सच है कि जब तक ताल्लुकात एक दूसरे के पास आना जाना नहीं शुरू होगा, मोहल्लेदारियों में जो दूरियां बनी हैं उनको दूर नहीं किया जाएगा। और शायद मुझे लगता है कभी कभी वहां पे तो खामियां जो हैं उतनी नजर नहीं आती जितना कि हम सियासत करने वाले लोगों ने उसको पैदा किया है या बनाया है। ये फलसफा नहीं है, बिल्कुल जीवन की सच्चाई है। जो गली मोहल्लों में घूमते हैं उनको भली भांति वाकिफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदू इतने बुरे हैं? ऑफकोर्स मैं आप ही के पास आ रहा हूं शुएब जमाई। तो क्या हिंदू इतने बुरे हैं कि उनकी तुलना आईएसआईएस या बोको हराम से करनी चाहिए? क्या हिंदू इतने बुरे हैं? मैं जानना चाहता हूं शुएब जमाई। प्रतीक जी, मेरे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि भारत के लगभग सभी 100% मुसलमानों की यही भावना होगी। दूसरी बात, मैं आपके सामने पूरे देशवासियों के सामने एक बात क्लियर करना चाहूँगा। ये मेरे सामने संविधान की किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इस किताब पे हाथ रख के, इस संविधान की किताब पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं कि हमारे आदर्श राजनीतिक तौर पर भारत में पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सरदार उधम और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और अबुल कलाम को ले लीजिए, ये हमारे आदर्श है। हमारे आदर्श कभी भी बाबर नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बार बार इतिहास को कुरेदने का, उसको तोड़ मरोड़ करके बार बार अपनी तुष्टीकरण के लिए, किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुसलमानों को बदनाम करने का काम हमने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लाती है। इसलिए हमें जवाब देना पड़ता है, उनको करेक्टिफाई करना पड़ता है। मैं एक बात साफ तौर पर स्पष्ट कह दूं कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत में इस्लाम तलवार के बल पर फैला, मैं उनको बता दूं कि मुगलों के ज़माने में
हमेशा से औलिया इकराम, चाहे वो ख्वाजा अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके मज़ार पर हज़ारों लाखों मुसलमान ये हिंदू जाते हैं मज़ार का चढ़ाने के लिए चादर, और निज़ामुद्दीन औलिया जहाँ पे अभी दिवाली के रोज़ जो है दीपोत्सव मनाया गया, इन लोगों ने, इन सूफियों ने इस्लाम फैलाया। जब बांग्लादेश से लेकर अजमेर तक पहला सफ़र हुआ तो 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। वो तलवार के बल पे नहीं था, बल्कि उनकी कैरेक्टर, उनके यहाँ से उनके जो है परसुएशंस पर, और उनके यहाँ से इस्लाम को देखकर लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था, तलवार के दम पर नहीं किया था। अगर तलवार के दम पर इस्लाम कबूल करने का कोई मामला होता तो अकबर के ज़माने में ये जोधाबाई थी, वो ज़िंदगी भर यहाँ से पूजा पाठ नहीं कर रही होती। अगर मुगलों का कोई ऐसा वो तो मुसलमान के नाम पर उनका कोई मामला ही नहीं था। उन्होंने इस्लाम के धर्म को, उनको पता ही नहीं था भाई, वो तो बहुत बड़े सेक्युलर बने फिरते थे। वो तो बहुत बड़े यहाँ से इस्लाम के खिलाफ भी काम किया उन्होंने। जुल्म और ज़्यादती तो इस्लाम का मामला था ही नहीं। तो इस्लाम से मुगलों को जोड़ना मुझे लगता है ज़्यादती है। भारत में इस्लाम जो है 600 ईस्वी में ही आया था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मक्का में यहाँ से कर रहे थे। और इसकी नजीर यह है कि गुजरात में आप देख लीजिए, सी कोस्ट पे एक मस्जिद है जो 623 ईस्वी में बनी थी। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन, पहली बार मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन नहीं कहना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम वाज द अटैकर, जिसने सबसे पहले अटैक किया। वही फैक्ट है, हम उसी से, हाँ अगर कोई फैक्ट आ जाएगा मैं उसको कबूल कर लूंगा सर। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन सर, अगर कोई आ जाएगा फैक्ट, हिस्टोरियंस ले आएंगे तो मैं उसको कबूल कर लूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज द अटैकर। मैं अटैकर शब्द कहता हूं क्योंकि राजतंत्र में कोई भी शख्स तलवार के अलावा नहीं। लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूं। शिवम त्यागी बहुत ध्यान से आपकी लिस्ट सुन रहे थे। कासिम तो अफगानिस्तान तक आए, लेकिन भारत में जो इस्लाम फैला वो मैं जान गया कैसे सिंध का राजा। सर मैं नहीं जा रहा हूं इतिहास पे, सर मैं नहीं जा रहा हूं कि वहां पे सिंध का कौन राजा था, उसकी क्या बेटियां थी, क्या पत्नी थी, मैं नहीं जा रहा हूं उस पर। और कासिम वाज द अटैकर, वो वही अटैकर था जिसको मैं अटैकर ही कहूंगा, इसके अलावा क्यों? क्योंकि राजतंत्र था। राइट सर, मैं आइन को मानता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं मानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं सर, इसीलिए कह रहा हूं। राइट सर, शिवम त्यागी आपकी लिस्ट सुन रहे थे। मुसलमान जो है भारत के मुसलमान इसी के नक्शे कदम प्रतीक जी पर बिल्कुल ठीक है, सारे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था, मैं सारी बातें सुन रहा हूं। शिवम त्यागी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आपकी लिस्ट में पटेल का नाम नहीं था और इनको यहीं से एतराज होगा, मुझे मालूम है। शिवम त्यागी नहीं, मुझे लगता है कि पटेल के नाम से ऐतराज ना होना सिर्फ एक बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ना ही तो वो संघ से मुझे लगता है आते हैं और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो कौन इन बातों को उठा रहा है और कौन इन बातों को आगे बढ़ा रहा है और कौन औरंगजेब को इस देश में आजादी के बाद से लगातार लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के एजेंडा में प्रोपोगेट करके उनको महान बनाने की कोशिश कर रहा है? कौन इस दिल्ली में 3rd और 4th स्टैंडर्ड की किताबों में यहां पर भगत सिंह को एक आतंकवादी बता रहा था? इस देश को जानने की और समझने की अब मुझे लगता है आवश्यकता इसलिए है जब इस देश में आतंकवादियों को, आक्रांताओं को, मारकाट करने वालों को इतना ग्लैमर मिलने लगे और उनको इस तरह से जस्टिफाई करना शुरू हो जाए टीवी पर बैठकर, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को, 130 करोड़ लोगों को प्रतिकार करना चाहिए। और मिस्टर शोएब जमई, कोई इस देश में बाबर से कनेक्ट अगर नहीं करता है तो यहां बैठकर बाबर को डिफेंड कर क्यों रहे? मैंने आज तक कभी भी औरंगजेब के मसले पर कभी भी दारा शिकोह के नाम से किसी मुसलमान को सड़क पर निकलते हुए नहीं देखा। टीवी पर बैठकर लंबे लंबे भाषण देते हो, कितने दिन दारा शिकोह के बारे में कौन सी बात उनकी आपने पढ़ी, कौन सी बात उनकी मानी? औरंगजेब के नाम पर अगर कोई ना इत्तेफाकी पैदा करता है और कहता है कि यह नाम की सड़क इस देश में नहीं होनी चाहिए या अकबर के नाम की सड़क इस देश में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आक्रांता थे, तो आपको आग लग जाती है। लेकिन कभी दारा शिकोह के बारे में कितनी बात करी आपने? नहीं की। और अब आगे सुनिए, अब सुनिए, अभी थोड़ी देर और सुनिए और थोड़ी देर और सुनिए। आपने क्या कहा? धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करो। बहुत शांतिशील धर्म है भाई आपका, बहुत शांतिशील धर्म है। ये अफगानिस्तान और तालिबान में बहुत थोड़ी फेंक रहे हैं लोग एक दूसरे पे, ऐसे फूल मार रहे हैं, मोहब्बत से गले लग रहे हैं। यमन में फूल वन बाय वन धर्म है, यमन में फूल चल रहे हैं भाई, सीरिया में फूल चल रहा है, ईरान में फूल चल रहा है, बम थोड़ी चल रहे हैं, पाकिस्तान में फूल चल रहा है, बम थोड़ी चल रहा है भाई। कितना शालीनता का धर्म है। वन बाय वन जानती है अच्छी तरीके से। वन बाय वन
किसी और को मत बताइए। ये 1 by 1 पर कर ही नहीं सकते प्रतीक जी, इनका प्रॉब्लम ये इनके पास डेटा नहीं है, तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है। रहने दीजिए आप ये। आप चाहे ये मुगलिया कांग्रेस हो और चाहे शोएब जमाई हो, ये मुगलों के इतिहास से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि इस हिंदुस्तान सनातनी कल्चर को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ये इनके साथ प्रॉब्लम है, इतनी डीप इनकी नसों में इस तरीके से घुस गया। मैं आगे बढ़ता मैं शोएब जमाई रामायण को गलत कुछ नहीं पता आपको, शोएब जमाई के तथ्यों को तोड़ मोड़ करके रख दे, उनको क्या रामायण को गलत शोएब जमाई कुछ नहीं पता शोएब भाई, कुछ नहीं पता शोएब जमाई मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं प्रेम कुमार जी एक बात जानना चाहता हूं। इतिहास तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, सारे लोग। तो बताइए कि मुगलों ने इस देश से लूट करके कोई भी चीज भारत बाहर नहीं ले गए, लेकिन ये कभी अंग्रेजों के खिलाफ अरे उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था महाराज, कहां से लॉजिक नहीं बोलते हैं। अरे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी बेवकूफी भरी बात है ये प्रतीक जी। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी सवाल आपसे। प्रेम कुमार जी, इस मुल्क में प्रेम कुमार जी, अगर मुल्क में कह रहा हूं तो क्योंकि मैं राजतंत्र वाली बात पे बार बार आ जाता हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी इसकी चौहद्दी रही है, जो भी सरहद रही है, क्योंकि उसको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लोग मानते, कहते कि वो तो मुल्क ही नहीं था। बहरहाल इसकी सांस्कृतिक विरासत जरूर थी ऐसी मजबूत, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थी सबको। अब मैं एक आपको बात कहता हूं, आबिर, हूण, शक, पहलव, बहुत सारे लोग आए, उनको कोई और सब आ गए, इसी में मिट्टी में मिल गए, सारे लोग हैं और कोई अलग नहीं कहा जाता, लेकिन फिर इस्लाम के नाम पर राजनीति क्यों की जाती है? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आबिर, हूण, शक, पहलव सब आए, सारे लोग इसी धरती में, इसी मुल्क में, इसी की सांस्कृतिक विरासत में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसी बात क्या है कि इस कार्ड को बार बार खेला जाता है इस मुल्क में राजनीति में? प्रेम कुमार जी। प्रतीक जी, इसके अगर हम सच्चाई में अगर इसकी जानना चाहें तो हम देखेंगे कि मुगलों का जो शासन का अंत हुआ, वो उसको स्थानीय हिंदू या यहाँ के लोगों ने उसका अंत नहीं किया, अंग्रेजों के शासन के कारण मुगलों के शासन का अंत हो। नहीं प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी या तो आप चालाकी से छुपा गए मेरे सवाल को, या जवाब देना नहीं चाहते। मैं आ रहा हूं, हाँ जवाब दीजिए, फिर जवाब दीजिए, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल आ रहा हूं। तो ये स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हुआ अंग्रेजों को भगाने का, वो हिंदुओं ने भी लड़ा, मुसलमानों ने भी लड़ा, तो बाकी चीजें इतिहास हो गई, बाकी जो भी कटुता रही, जो राजवंश राजशाही था, वो इतिहास हो गया, और हमें आज भी उसको इतिहास के रूप में ही पढ़ना चाहिए। अगर हम उन चीजों को कुरेद करके आज हम हिंदू और मुसलमान करेंगे और लड़ेंगे, तो हम आज देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये आपके प्रश्न का जवाब है। नहीं, मैं बताता हूं, आप बहुत पार्शियली आपने जवाब दिया है, मैं उसका पूरा जवाब ये कि आभीर, हूण, शक, पहलव ये हैं, अगर ये हैं तो आइडेंटिफाइड नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द कल्चर, ये हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफिकेशन अलग करेंगे, अलग आइडेंटिफाई होना चाहेंगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यहीं पे प्रॉब्लम आती है और यहीं पे लाइन डिवाइड हो जाती है। बात उठाना चाहता हूं, आप मुझे अवसर दे, मैं थोड़ा जी, पहले मेरा जी बोलिए प्रेम कुमार जी। आप कह रहे थे कि नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारे आदर्श नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन आप ये कह रहे थे कि श्री राम सबके आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि उनमें आदर्श है। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, आप लीजिए प्लीज, मेरी बात बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूँ। मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ सीता मैया रहने वाली थी। आज भी हमारे इलाके की लड़कियां श्री राम के इलाके में नहीं ब्याही जाती, क्योंकि हम अपने इलाके में मानते हैं कि सीता मैया के साथ श्री राम ने अन्याय किया। आज मैं व्यक्ति प्रेम कुमार जी, या तो आपको इतिहास नहीं मालूम, प्रेम कुमार जी, या तो आप इतिहास नहीं मालूम आपको, और या तो आप जानबूझ के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आई वोंट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को, जिस आइन को हाथ में लेकर शोएब जमाई दिखा रहे थे, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बिलीव करते, उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में राम के, सीता के चित्र कह रहे हैं, आप कैसी बात करते हैं? नहीं हो सकते, ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल, मैंने आपकी बात को कहा गया है क्योंकि उनका जीवन आदर्श रहा है।
एक पिता के तर्क से, एक पुत्र के तर्क से, एक पति के तर्क से। और प्लीज इस बात को पूरा देश और दुनिया मानती है। कृपया करके प्रेम जी, आपकी अलग अलग कुछ मिथ्या और मान्यताएं हो सकती हैं, उसको कृपया करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। नए मणिशंकर अय्यर मत बनिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, उनमें कौन से कमरे में राम पैदा हुए थे? सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा और बता दिया कौन से कमरे में राम पैदा हुए थे। कृपया करके इस तरीके का घृणित एजेंडा मत चलाइए प्लीज टीवी पर। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, आपको गाली देने पर प्रेम कुमार जी, नहीं, प्रेम कुमार जी, आप उनकी गलत फायदा उठाएंगे। प्रेम कुमार जी, आई वोंट अलाउ यू। प्रेम कुमार जी, मैं आपको किसी की नहीं, ऑडियो डाउन। प्रेम कुमार जी, ऑडियो डाउन। किसी की भावनाओं को आहत करने का आपको कोई अधिकार नहीं। अगर आपके पास कोई तर्क है, आपके पास कोई विद्वत समाज का आपके पास कोई तर्क है, तो आप अपने पास रखिए। समय आने पे किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी बहस मुबाहिसे में आपको बुलाया जाएगा और जरूर सुना जाएगा। लेकिन सार्वजनिक टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे आप ये कह के कि नहीं भाई हम राम के यहां अयोध्या में अपनी बेटियां नहीं देते, ये कौन सा तर्क दे रहे हैं, कहां का तर्क दे रहे हैं? कृपया अपने पास रखिए। मैं इसको नहीं बाय करने वाला। अपराजिता सारंगी। देखिए, मैं हतप्रभ हूं कुछ वक्तव्यों से। कुछ दिन पहले शशि थरूर ने कहा था हिंदू तालिबान, फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा हिंदू पाकिस्तान। समझ में नहीं आता है इस तरह के तर्क, या मैं कहूं इस तरह की बातचीत या इस तरह के शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। और मुझे याद पड़ रहा है सुशील शिंदे जी ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा भगवा आतंकवादी। मुझे लगता है हम सब इसका घोर विरोध करें। मैं आप सबको बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में भारतवासियों की बात करती है, 100% भारतवासियों की बात करती है। और मैं आपको कह दूं कि श्री राम पर गांधी परिवार का भरोसा शुरू से नहीं रहा है। और यूपीए सरकार ने जो किया, अदालत में उन्होंने एक हलफनामा पेश किया जिसमें उन्होंने श्री राम जी पर ही, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो अभी जब मैंने प्रेम जी को सुना या मैं औरों को सुनती हूँ कांग्रेस से, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। ये इनके रग-रग में है। प्रेम जी कहते हैं कि राम आदर्श नहीं है, और वो राम जो कहता है राम है केवल प्रेम प्यारा। और मुझे एक बात बोलने दे। बड़ा अजीब सी बात है भाई प्रेम जी, एक बहुत आपत्तिजनक बात है ये, बहुत आपत्तिजनक बात है, बहुत आपत्तिजनक बात है। नहीं, आप प्रेम कुमार जी चैलेंज है, प्रेम कुमार जी चैलेंज है आपको। नहीं वो नहीं हो सकते हमारे, ये आप नहीं हो सकते हमारे आदर्श। ये डेमोक्रेसी में आप यहाँ पे बैठ के अपने आदर्श को कुछ भी कह सकते हैं। ये इस मुल्क की खूबी है, इसका फायदा मत उठाइए। प्रेम कुमार जी, इस मुल्क की खूबी है, इसका दुरुपयोग मत करिए। ये कुछ भी सुन लेंगे, कुछ भी कह देंगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है प्रेम कुमार जी, ये ठीक बात नहीं है। कुछ भी जाइए लोहिया जी को पढ़िए, लोहिया जी को पढ़िए, फिर लौटिएगा। वापस मैं बहस करूंगा आपसे। जाइए लोहिया को पढ़ के आइए, फिर मैं बहस करूंगा आपसे। मैं जरूर बहस कर लूंगा आपसे। जाइए लोहिया को पढ़िए राम पे, और फिर आइए लौटिए। क्यों लोहिया राम मेला करवाते हैं, फिर पढ़ के लौटिए, फिर मैं आपसे बहस पूरी 1.25 घंटे बहस करूंगा कि राम क्यों जरूरी है और राम क्यों आदर्श है, क्या स्थापित करता है। मैं जरूर पढ़ूंगा आपसे, सुनूंगा। फैजान खान नहीं, जी अपराजिता प्लीज, अपराजिता प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। अपराजिता प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। धन्यवाद प्रतीक जी। मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत आपसे सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह की बातचीत का घोर विरोध होना चाहिए। जिन्होंने जो गलत है वो गलत है, प्रेम जी ने किया था। ऐसा है कि कांग्रेस के रत्न हैं दिग्विजय सिंह जी, और हिंदू संस्कृति का खुलेआम अपमान करने वालों में से एक हैं जाकिर नायक जी। हम जानते हैं जाकिर नायक जी कौन है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से संबंध रखते हैं, और इन्होंने हिंदू संस्कृति का खुलेआम अपमान किया था। हम सब वाकिफ हैं और ये सबको विदित है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दिग्विजय सिंह जी ने इन्हें शांति दूत बताया था, और जब हमने एक समीक्षा की
कि ऐसा क्यों हुआ, इतना प्रेम ये जाकिर नायक जी के लिए दिग्विजय सिंह का क्यों हुआ, तो पता चला कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने 2011 में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 50 लाख रुपए दिए थे। ये एक राज की बात है, मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। मैं अपराजिता जी बिल्कुल आऊंगा, मैं अपराजिता जी आऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर अपराजिता आपसे कहना चाहता हूँ। अपराजिता जी, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की आजादी में बराबर की शहादत है, सबकी है, और जो नारा है ना, सबका साथ सबका विश्वास, उसमें पूर्णता विश्वास है। रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और सबके, और किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि तुम अपने सर्टिफिकेट दिखाओ और तब पता चलेगा कि तुम कितने इस मुल्क के वफादार हो। ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। जी शुएब जमाई जी। प्रतीक जी, चूंकि चर्चा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे होनी थी, इसलिए हमने कुछ बातें कही जी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा अहम यह है कि हमारा मुतालबा, मैं अपनी कौम की तरफ से एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि जियो और जीने दो। हम जब किसी के ये पर दखल अंदाजी नहीं करते कि आप क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, कैसे पूजा करें, नहीं करें, तो फिर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमको मत कहो कि ऐसे नमाज मत पढ़ो, ऐसे अजान मत दो, ऐसे यहाँ से ये ना खाओ, ये ना पहनो, दाढ़ी टोपी बुर्का, ये सब चीज़ों से जो दिक्कतें जो होती हैं और हर रोज़ ये जो मुद्दा बनता है, हम सिर्फ ये चाहते हैं आप जियो और जीने दो। अगर जियो और जीने दे की सिद्धांत पे आप बिलीव करते हैं, आपका सवाल बहुत छोटा, बहुत वेरी प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइज है आपका। मैंने सुनी बात, बहुत प्रिसाइज और बहुत करेक्ट पूछा। में डाल करके जबरन कहेंगे कि हमारी बात मानो, नहीं, वो गलत है, जबरदस्ती नहीं, और आगे भी उंगली तोड़ने नहीं, जबरदस्ती शुएब जमाई कुछ नहीं हो सकता, जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता, मुल्क में आजादी है। बिल्कुल, आप हमारे हलक में डाल कर नहीं, वो गलत है, किसी को मारा जाए कहा तोड़ देंगे हम। शुएब जमाई, किसी को मारा जाए कहा जाए कि जय श्री राम कहो, ये गलत है, नहीं कहलवाएंगे। शुएब जमाई, मैं कह रहा हूँ किसी को मारा जाए, गर्दन पे हाथ रखा, शुएब जमाई किसी को मारा जाए, कहा जाए जय श्री राम बोलो, ये गलत है जी। ऑडियो डाउन, शिवम त्यागी। प्रतीक जी, सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम उसकी हाथ या उंगली तोड़ देंगे, तो शोएब जमाई, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, सुनिए, तालिबान में नहीं बैठे हो, हिंदुस्तान में बैठे हो। हिंदुस्तान में कानून है, हर किसी चीज की सजा है। अगर ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश करी तो केंद्र में सरकार किसकी और राज्य में किसकी अच्छे तरीके से पता है। तो ये गलतफहमी मत पालिए कि यहां पर अनारकी अराजकता फैलाओगे। अगर ज्यादा करोगे ना तो पुलिस बढ़िया इलाज करेगी। और दूसरी बात, अगर सड़कों पर नमाज पढ़ोगे, जो कि गलत है, सर के नमाज के लिए नहीं है, सुनिए, अगर बीफ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 जजेस की बेंच की एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, तो वो कानून मानना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ना अफगानिस्तान है, ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि आखिर हासिल क्या होता है। वक्त छोटे से ब्रेक का। राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। बताया गया कि इस मेले में 9 देशों की 40 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से इस व्यापार मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। 130 करोड़ लोग आज इस देश में एक अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी के निदेशक के कार्यकाल के मुद्दे पर केंद्र ने एक अध्यादेश पारित किया। नए अध्यादेश के मुताबिक सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक हो सकता है। अभी तक ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होता था। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने पुणे ग्रामीण में भी धारा 144 लागू कर दी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुणे ग्रामीण इलाके में 20 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सच्चर ने ऐलान किया कि वो पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो किस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगी ये नहीं बताया गया। इस बीच सोनू सूद ने साफ किया कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे। मैं सेवा करनी लोकांनी बड़ा अच्छा लगता है, लोकांनी दिलाने जो मैं छोड़नी।
करीब 4 साल से पाकिस्तान की जेलों में बंद 20 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की सरकार ने रिहा कर दिया। ये सभी मछुआरे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचेंगे। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को महंगे गिफ्ट का लालच देता था। पकड़े गए आरोपियों में 3 नाइजीरिया के मूल नागरिक हैं, जबकि 2 भारतीय मूल के लोग हैं। बताया गया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पहले लोगों से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें फंसाकर ठगने का काम करते थे। अभी हमने उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यूपी की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को फिर घेरने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली में कहा था कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ है। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। पुणे पुलिस ने क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम गायकवाड़ नाम के इस शख्स पर गोसावी के साथ मिलकर लोगों को धोखाधड़ी का आरोप है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सभी बोर्ड पर स्टेशन के नए नाम की प्लेट लगाई गई। एक दिन पहले ही केंद्र ने स्टेशन का नाम बदलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दिल्ली में कई जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान मनीष सिसोदिया साइकिल चलाकर कार्यक्रम तक पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाने पर भी जोर दिया। इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर पुलिस के लिए मुखबरी करने का शक था। फांसी लटका कर उसको नाराबाजी लगाया कि यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि 16 साल की ये लड़की एक ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। लड़की का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में गैंगरेप की आशंका जताई। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने वालों ने आरोप लगाया कि शिल्पा और उनके पति ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी की। दिल्ली के लालबाग इलाके के एक घर में सिलेंडर फटने से 17 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि सिलेंडर में धमाके के वक्त घर के अंदर कई लोग मौजूद थे। सभी घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और इलाके के विधायक अखिलेश पति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। जो मदद होगी सब करेंगे। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इन 15 मरीजों में 11 महिलाएं, 2 आशा कार्यकर्ता और एक बच्ची भी शामिल है। इन्हें मिलाकर कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की तादाद 121 तक पहुंच गई। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत फिर तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार बताया और इस मुद्दे पर मिलजुल कर काम करने की सलाह दी। दिल्ली के एनसीआर में सब कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, सारा कुछ जितने पोल्यूशन के सोर्स हैं जारी रहेंगे, पराली जलती रहेगी, तो दिल्ली का जो एफर्ट है वो सारा फिर इसलिए सीमित हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कोई आपने चीज काम दिल्ली के लिए करी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसके बाद आपको याद आ जाता है कि जी लॉकडाउन कर देते हैं, बच्चों का स्कूल बंद करवा देते हैं, एम्प्लॉयज को घर पे बिठा देते हैं। यूपी के बुलंदशहर की एक चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेगी। हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे।
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। कंगना के आजादी पर दिए बयान को स्वाति मालीवाल ने शहीदों का अपमान बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती की मां के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। पहले यहाँ कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गुरु पर्व के दिन करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करतारपुर कॉरिडोर को की हम सब अरदास करते आए हैं और आपने पहले भी खोला था, उसे दोबारा खोलिए। त्रिपुरा में मस्जिद गिराने की अफवाह पर महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है, महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? संजय राउत के बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की और उसने इस हमले का रुख महाराष्ट्र सरकार की ओर मोड़ दिया। महाराष्ट्र में जो दंगे हुए हैं वह पूरी तरह षड्यंत्र के तहत यह एक साजिश। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस का उन्होंने किया उद्घाटन। राशन आपके ग्राम योजना की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री बोले, आजादी के बाद पुरानी सरकारों ने जनजातीय समाज की बुनियादी सुविधाओं से भी दूर रखा। 108 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में लौटी देवी अन्नपूर्णा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरे रीति रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए आदेश, तो पंजाब और हरियाणा सरकार को किसानों से बात करने को कहा। और अब न्यूज 18 के कू हैंडल पे आज का जो हमने सवाल पूछा था, सवाल यह था कि क्या कांग्रेस नेता मणिशंकर से सहमत हैं कि बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी है? जवाब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और बाकी सुझाव के लिए आप न्यूज 18 के कू हैंडल को फॉलो कीजिए। एक 130 करोड़ लोग आज इस देश में एक अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी के निदेशक के कार्यकाल के मुद्दे पर केंद्र ने एक अध्यादेश पारित किया। नए अध्यादेश के मुताबिक सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक हो सकता है। अभी तक ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 साल का होता था। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने पुणे ग्रामीण में भी धारा 144 लागू कर दी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुणे ग्रामीण इलाके में 20 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सच्चर ने ऐलान किया कि वो पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो किस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगी ये नहीं बताया गया। इस बीच सोनू सूद ने साफ किया कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे। मैं सेवा करनी लोकांनी मेरी बड़ी बड़ा अच्छा लगता है, लोकां दे दिलां नूं जदों मैं छूनी। करीब 4 साल से पाकिस्तान की जेलों में बंद 20 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की सरकार ने रिहा कर दिया। ये सभी मछुआरे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचेंगे। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को महंगे गिफ्ट का लालच देता था। पकड़े गए आरोपियों में 3 नाइजीरिया के मूल नागरिक हैं, जबकि 2 भारतीय मूल के लोग हैं। बताया गया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पहले लोगों से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें फंसाकर ठगने का काम करते थे। अभी हमने उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यूपी की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को फिर घेरने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली में कहा था कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और है
और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं, वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। पुणे पुलिस ने क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम गायकवाड़ नाम के इस शख्स पर गोसावी के साथ मिलकर लोगों को धोखाधड़ी का आरोप है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सभी बोर्ड पर स्टेशन के नए नाम की प्लेट लगाई गई। एक दिन पहले ही केंद्र ने स्टेशन का नाम बदलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दिल्ली में कई जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान मनीष सिसोदिया साइकिल चलाकर कार्यक्रम तक पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाने पर भी जोर दिया। इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर पुलिस के लिए मुखबरी करने का शक था। फांसी लटका कर उसको नाराबाजी लगाया कि यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि 16 साल की ये लड़की एक ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। लड़की का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में गैंगरेप की आशंका जताई। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। 5 दिन में 5 विवाद। पहले सलमान खुर्शीद बोले आज का हिंदुत्व बोको हराम और ISIS के बराबर है। उसके बाद सलमान खुर्शीद